शिक्षा हमारा एक साथ देता है जो नफरत बोता है। रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखई तैसी। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे। भाई सत्ता से जब बाहर हुई बीजेपी तो अभी भी उन लोगों को ये बात जो है पच नहीं रही, और हम सब लोग समाजवादी लोग हैं। हम सब लोग मिल करके हम लोगों की तैयारी है कि 2024 में किस प्रकार से जो है भाजपा को हराएं। नरेंद्र मोदी जी को 2024 में पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। रहने वाला है। क्या दिल्ली की कुर्सी पर नजर गड़ाए नीतीश कुमार की बिहार में सीएम की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है? क्या आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन अब टूटने वाला है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए। यह पोस्टर पटना में आरजेडी के दफ्तर का है। आरजेडी दफ्तर में नीतीश कुमार का पोस्टर पहली बार लगा है और इस पोस्टर में नीतीश की तुलना भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से की गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण और कंस से की गई है। पोस्टर में भविष्यवाणी करते हुए यह दावा किया गया कि 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। लेकिन क्या नीतीश के लिए दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना इतना आसान है? मतलब है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो जानते हैं कि गरीबों की आह हमको लग गई है, तो अपने उस मुंह को छुपाने के लिए इस तरह की तस्वीर लगा लेते हैं जिसका मतलब नहीं है। जनता सब समझती है कि कौन रावण है, कौन कौरव है, कौन कंस है और कौन भगवान श्री राम का भक्त है, कौन जो है भगवान कृष्ण का भक्त है। कि जो सीमा पर भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के मुरली का भी पुजारी हूं, तो उनके सुदर्शन चक्र का भी पुजारी हूं। कोई नहीं, 2024 में पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। दुनिया के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता है, दुनिया इनके नेतृत्व में शांति की ओर बढ़ेगा, आतंकवाद भी समाप्त होगा और भारत विश्व गुरु भी बनेगा। भारत माता विश्व गुरु के आसन पर विराजमान होगी। तो आरजेडी एक तरफ नीतीश को दिल्ली का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ दोनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ। क्या तेजस्वी यादव प्लानिंग के तहत बिहार से माफी की मांग कर रहे हैं? जेडीयू विधायक तो चंद्रशेखर को इस्लाम को अपनाने की बात भी कर रहे हैं। सुनिए और खुद ही अनुमान लगाइए कि यह गठबंधन अब कितने दिनों तक टिका रह सकता है। तो कह रही है कि लोहिया जी ने कहा था कि कचरा भी है रामायण में, रामचरितमानस। हीरा मोती कहते नहीं नजर आया, तो इसका मतलब अंबेडकर से ज्यादा ज्ञान हमको हो गया, हमको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ज्यादा ज्ञान हो गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी ज्यादा ज्ञान हो गया। तो हम हे बजरंगबली, ज्ञान को हम सलाम करते हैं। तो क्या कही आप आरजेडी के जो बयान आ रहे हैं आरजेडी की तरफ से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष होता है तमाम नेता, उस बयान से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैं तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए। तो अभी भी वक्त है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे या क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करें, अन्य धर्म चले जाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म की बुराई करना ये बर्दाश्त के बाहर है। बिहार की जनता, देश की जनता और कोई भी हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन में है तो महागठबंधन धर्म का पालन करें, अन्यथा ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, जेडीयू कह रही। जेडीयू हमलावर है, लेकिन तेजस्वी बिल्कुल चुप है। तेजस्वी से सवाल उनके नेता के बयान पर पूछा जाता है तो उन्हें बीजेपी में घबराहट नजर आती है। सुनिए तेजस्वी यादव। ये भाई सत्ता से जब बाहर हुई बीजेपी तो अभी भी उन लोगों को ये बात जो है पच नहीं रही, और हम सब लोग समाजवादी लोग हैं। हम सब लोग मिल करके हम लोगों की तैयारी है कि 2024 में
किस प्रकार से जो है भाजपा को हराए। और केवल बिहार की बात ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और हम लोग खुद राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के लगे हैं कि देश भर में विपक्ष को जो है गोलबंद किया जाए। तो असल घबराहट जो है वो 24 का है, और कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग खुद, आप तो देखे ही होंगे, लगातार हर एक सिलसिले में हम लोगों की बात होती रहती है और हम लोग तो साथ में घूम ही रहे हैं। 10 अगस्त 2022 को नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने शपथ ली थी, लेकिन अब 154 दिन के बाद जो हालात बने हैं उससे गठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार दिल्ली की गद्दी का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश 24 पार्टियों को एक साथ ला पाएंगे? दो दलों के गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार अगर विपक्ष की अगुवाई करते हैं तो कैसे 24 दलों के बीच सामंजस्य बैठा पाएंगे? दिल्ली की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर के लिए विपक्ष में कई दावेदार हैं। ऐसे हालात में नीतीश नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोचने से पहले विपक्षी नेताओं से कैसे पार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में आज के हमारे कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, 154 दिन में टूटने वाला है क्या आरजेडी और जेडीयू गठबंधन? नीतीश तेजस्वी में तकरार और ऐसे में मोदी से लड़ने का प्लान कारगर होगा? गठबंधन नहीं संभल रहा, गठबंधन नहीं संभल रहा, 24 पार्टियों को कैसे साथ लाओगे नीतीश बाबू? 2024 की लड़ाई रामकृष्ण वर्सेस रावण कंस पर आई है क्या? 2024 से पहले विपक्ष में घमासान, क्या चला मोदी का प्लान? इसी पर हम बात करेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपका तारुफ उनसे कराते हैं। हमारे साथ में प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। इस चर्चा में उनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्या घमासान चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। संजीव उनियाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद हैं। परिमल कुमार जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ में है। रामानुज प्रसाद, विधायक आरजेडी के हमारे साथ में है। प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। सुधाकर सिंह, विधायक आरजेडी के भी हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज शुरुआत तो सुधाकर सिंह से, आरजेडी के विधायक है, उन्हीं से मैं करूंगा। सुधाकर जी, ये जो कुछ हो रहा है, क्या आपको वो ठीक लग रहा है? और सबसे बड़ी बात, जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, चलिए लगता है सुधाकर जी हमारे पास नहीं है, लेकिन सबसे पहले अब मैं उनसे बाद में बात करेंगे, उनके पास भी दोबारा से जाएंगे। लेकिन रामानुज प्रसाद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आरजेडी के एमएलए हैं। रामानुज प्रसाद जी, ये जो बयान यहां पर दिया है, वो बयान पर जो घमासान मचा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बयान तो राजनीति में बयान और प्रति बयान आते रहता है जी, लेकिन उद्देश्य क्या है, राजनीति क्या है, देश की लड़ाई क्या है, मौजूदा जो देश के हालात क्या है, राजनीति इस पर निर्भर किया करता है। बयान से मैं नहीं समझता कि कुछ ये होता है, राजनीति की दिशा और दशा तय नहीं हुआ करता। वो देश की दशा और दिशा तय हुआ करता है देश में विद्यमान जो परिस्थितियां होती है, और उन परिस्थितियों के आलोक में ही कोई निर्णय किए जाते। बयान तो रोज देख रहे हैं, बयान से ही ये देश आज बौराया हुआ है। देश में बयान से बौराया हुआ है या फिर नेताओं के जो बयानबाजी जो हो रही है? आप तो क्लियर बोल दीजिए ना, बयान सही था कि गलत था? नहीं, मैं सही गलत की तय करने नहीं बैठा हूँ। लो, जेडीयू वाले तो कर रहे हैं, जेडीयू वाले तो तय कर रहे हैं सही है गलत है। वो तो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम अपना लो, नहीं है तो जेडीयू वाले कर सकते हैं, करें, मैं नहीं उसके लिए अधिकृत हूँ अपने पार्टी की ओर से। अरे आप विधायक हैं, आपकी राय बहुत मान्य है, समझिए बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं। नहीं, मेरी मान्य राय से ये है नहीं। देखिए, हम तो विधायक हैं, हमको ये कह के आप लोगों ने जोड़ा है कि देश की हालात, संविधान, 24 में चुनाव और उसमें हमारा गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी। हाँ, तो ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है रामानुज प्रसाद जी, ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? जब जेडीयू वाले अभी से आलोचक हो गए हैं आरजेडी के, आपको आईना दिखा रहे हैं, सुनिए ना, आपके सुन तो लीजिए रामानुज जी। जब जेडीयू वाले अभी से आपके आलोचक हो गए हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, तो 2024 में कैसे साथ में आएंगे आप? मैं ये समझ सकता हूँ कि रिलेवेंट आपके क्वेश्चन यही होनी चाहिए कि हाँ साहब, हमारा गठबंधन या हम तमाम विपक्ष के वैसे सामान्य विचारधारा वाले लोग जो, तो मेरा सवाल आप सुन ही नहीं रहे। आपने समान विचारधारा के लोगों को जोड़ा ना, अब वही समान विचारधारा के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, तो 2024 में कैसे जोड़ेंगे आप? ये सवाल है सीधा।
नहीं, देखिए, हमारे समान विचारधारा की बात में ये है कि लोग आईना दिखाने की बात हो सकता है कि उनके अपने अपने मुद्दे हों, हाँ। या अपने अपने हालात से लोग तय करते हों, लेकिन मैं समझता हूँ अभी देश में रोटी कपड़ा मकान तो ये पुराना नारा है, लेकिन अभी रोजगार, अभी युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्या साल भर। हाँ, आपको दूसरी समस्या याद आ रही है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा आप लोग आगे लेके जा रहे हैं वो मुद्दा आपको अभी नजर नहीं आ रहा। फिर आता हूँ, परिमल कुमार जी है, जेडीयू प्रवक्ता है हमारे साथ में। आपको बहुत वक्त दिया रामानुज जी, थोड़ा सा रुकिए। परिमल कुमार जी हमारे साथ में। परिमल जी, अभी से एकजुटता नजर नहीं आ रही, आगे एक दूसरे का हाथ थाम के कैसे बढ़ेंगे आगे, दुश्मनों को कैसे धराशायी करेंगे? देखिए, जो पिछले 8 साल से जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, तो उन्होंने कोई बेसिक जो जनता की मूलभूत समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी निर्मूलन है, महिला सशक्तिकरण, किसानों की समस्या हो, या फिर आप देखिए धर्मनिरपेक्ष जो सिद्धांत है हमारे संविधान के फंडामेंटल बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सुरक्षित करने का काम नहीं की। और यही कारण है कि हमारे आदरणीय नेता ने राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाली पार्टी, जो संविधान में विश्वास कर रखती है, जो धर्मनिरपेक्षता का कठोर रूप से पालन करने वाली है और समाजवादी सिद्धांतों में विचार करने वाली है, लोहिया के जो समतामूलक समाज की स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य से ही हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले पार्टियों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि 2024 तक निश्चित रूप से हमारे नेता को और हमारे पार्टी को इस कार्य में सफलता मिलेगी, और 2024 में हम लोग बीजेपी को केंद्र के हम कभी इसकी सराहना नहीं करते, राइट, क्योंकि यदि धर्मनिरपेक्षता हमारा मूलभूत आधार है, तो आपको बतला दें कि हमारे संविधान में 25 आर्टिकल से 28 तक तो संप्रभुता की, ये धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी। लेकिन जब विवाद हुआ, मैं स्पष्ट बैकग्राउंड आपको बतला दूं, ये और भी जब हम लोग आगे बढ़े और ये एक द्वंद की स्थिति हुई कि क्या इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है कि समान प्रकार का है, तो हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो सेकुलरिज्म टर्म जोड़ा, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया। इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। तो हमारे लिए सभी धर्म समान है, हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, उनके पुस्तक चाहे रामायण। चलिए खुलकर, यानी आप कह रहे हैं ना कि आप विरोध करते हैं और ये गलत है, ऐसे बयानों निश्चित रूप से इस प्रकार के हम लोग सभी घोर भर्त्सना करते हैं इस प्रकार के। रामानुज प्रसाद जी सुन लीजिएगा, दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी सुधाकर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आरजेडी के एमएलए हैं। सुधाकर जी, ऐसे ऐसे बयान आते हैं जिससे फजीहत होती है और उसके बाद अपनों का ही विरोध झेलना पड़ता है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आवाज जा रही है मेरी? आ रही है। हेलो, सुन रहे हैं आपको सुधाकर जी, बोलिए। आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको जी। नमस्कार। आप जिस विषय को लेकर के, आप टाइटल को लेकर के आज जो बहस को शुरू किए हैं, इस बहस में का सबसे बड़ा जो आधार है कि राष्ट्रवाद है क्या। हाँ। मेरी साफ मानना है कि राष्ट्रवाद होता ही है राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, और राष्ट्रीय सुरक्षा तय ही होता है इस देश में किसान और जवान के साथ। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में राष्ट्रवाद की ठीक से परिभाषित करने का काम किया था। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको विस्तृत किया था। इस दायरे में धर्म कहाँ आता है? धर्म राष्ट्र को प्रतिबंधित नहीं करता, धर्म व्यक्तियों के, लोगों के इच्छाओं और उनके व्यक्तिगत, उनके मान्यताओं के आधार पर धर्म परिभाषित होता है। विषय जिसको आपने रखा है वह मुद्दा ही होगा 2024 का चुनाव, वो है किसानों के सवाल पे कि किस तरह से देश के किसानों ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुर्बानी देते हुए भूख से होने वाली इस राष्ट्र की मौतों को खत्म करते हुए एक सरप्लस स्टेट के रूप में इस देश का निर्माण करने वाले किसान, किस तरह से देश में बैठी हुई सरकारों ने किसानों को ऋण तोड़ने के लिए 3 कानून ऐसे बनाए जो काला कानून था, जिसको प्रधानमंत्री को लेकिन वर्तमान के हालात को देखते हुए सुधाकर जी वर्तमान के हालात को देखते हुए आपको लगता है कि आप एकजुट हो पाएंगे यहां पर 2024 में? अभी तो खींचतान चल रही है, ये बताइए खुलकर। नीतीश जी में आपको वह सामर्थ्य नजर आता है? आपको अच्छी तरह से पता है कि हम एकजुट हैं, और ये एकजुटता लंबे समय से है। मेरे गठबंधन में नए आए हुए दल
का भी हम स्वागत करते हैं। भविष्य में और भी दल आएंगे देश की राजनीति में जो हमारे गठबंधन है। यह दौर ही गठबंधनों का दौर है। लंबे समय से आप देखते हो एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों ही गठबंधन कई दलों के गठजोड़ हैं। अब इस जेडीयू भी आया है और भी दल आएंगे, आप देखिएगा। आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन साथ किन किन को पाएंगे ये सवाल है और ये पूछूंगा मैं। अभी हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम रंजन पटेल जी, नरेंद्र मोदी को कंस बता दिया, रावण बता दिया, नीतीश कुमार को राम और श्री कृष्ण की उपमा दे दी गई है, पोस्टर छप गए। अब ये तो उनकी मंशा है ना, वो क्या दिखाते हैं। आम लोग, पब्लिक लोग क्या चाहता है मुख्य रूप से तो ये है, अब नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। पूरा दुनिया का देश आज नरेंद्र मोदी के पीछे चलने को तैयार है और भारत की जनता उनसे संतुष्ट हो। मुफ्त में अनाज देने की योजना ये आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। मुफ्त में गरीबों को, जिनके पास जो ऐसे रहने के साधन नहीं थे, पक्के मकान देने का काम, मुफ्त में जो ऐसे किसानों को किसान सम्मान निधि की योजना, लोगों को जो ऐसे घरों में उज्ज्वला योजना, जो आम परिवार हैं, गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं था, उनको गैस का कनेक्शन देने का, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं, लगभग 125 प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे दुनिया के स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के लोगों का सपना था, हमारे महापुरुषों का, तो नीतीश जी का सपना टूट जाएगा क्या? विश्व गुरु बने, और उस विश्व गुरु बनने की दिशा में आज मोदी के नेतृत्व में वो नहीं। प्रेम रंजन पटेल जी, नीतीश जी को जो सपना दिखाया जा रहा है या वो देख रहे हैं, क्या वो टूट जाएगा? जी मैं कह रहा हूं कि वो सपना टूटने वाला नहीं है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जो ऐसे देश के लोगों के सपनों के प्रतीक बन चुके हैं और उस सपना को पूरा करने के लिए जी जान लगे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग उसको तोड़ने का उसको कोशिश कर रहे हैं, देश के विपक्षी पार्टियां, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं प्रेम रंजन पटेल बीजेपी, लेकिन ठीक है, दोबारा आता हूं संजीव उनियाल जी, जरा ये बताइए, ये विश्लेषण करके बिहार में जो परिस्थितियां हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है इसका भविष्य में क्या परिणाम निकल के आएगा, क्या नजर आ रहा है आपको? भाई मुझे ऐसा लगता है, न्यूट्रली मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, बिल्कुल, कि जो पूरा परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें बिहार के सीन को, बिहार में जो हो रहा है, अल्टा पलटी की जो सरकार लगातार चल रही है, एक बार आप वहां गए, एक बार दोबारा पलट के इधर आ गए, फिर दोबारा आपकी मित्रता उनके साथ हो गई। जिन लोगों को चारा घोटाला में आपने जो है वो अंदर कर दिया था, जिनके प्रति आपने जो है चार्जशीट निकाल के उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया था, आज उनके साथ जाके फिर खड़े हो गए आप। तो मुझे लगता है कि और सामने जिस व्यक्ति से आपका मुकाबला है वो सशक्त है, लगातार इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक ताकतवर व्यक्ति जब सामने खड़ा हो और इस तरह की छोटी सरकारें जिन पे भी लगातार मुकदमे चल रहे हैं, जमीन देकर, और आपको देखा है कि नौकरी देखने का मुकदमा, आज उसको चार्जशीट क्लियर की, ईडी ने भी क्लियर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो बहुत सारे मुकदमों से घिरी हुई पार्टी एक तरफ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी जो है वो ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु कई बार बुमेरैंग हो जाता है। शराब घोटाले में आप देखिए क्या वो शराब के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो आपको कई बार जो आपने शस्त्र चलाया होता है आपके ऊपर आके, बुमेरैंग कहते हैं, आपके ऊपर आके गिर जाता है। तो ये सारी चीजों को हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नजर क्लियर आ जाता है कि आज आरजेडी और जेडी ये दोनों एक सिरे पर, रामचरितमानस तो एक बहाना हो सकता है रामचरितमानस के लिए, मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू के घर में रामचरितमानस की क्या वैल्यू है, चाहे प्रेम जी हो, चाहे आपके घर हो, मेरे घर हो, सब जानते हैं रामचरितमानस की क्या वैल्यू है। तो मुझे लगता है एक स्टेटमेंट हो सकता है कि मोड ऑफ ऑपरेंडी हो, जिससे कि ये आपस में एक चीड़ फाड़ का काम करें, आरजेडी और जेडी अलग अलग आके खड़े हो जाएं, और ये मेरे को लगता है शुरुआत हो गई है। अच्छा ठीक है, चला ये बताइए जरा प्रेम कुमार जी, ये चीड़ फाड़ तो हो रही है, लेकिन बार बार इसको सिला जाएगा, बार बार घाव फिर सामने हरा हो जाता है, फिर उस पर मरहम लगाई जाती है, कब तक चलेगा ये? और ऐसे चलेगा तो कितना चल पाएगा? देखिए, अभी जो विवाद पैदा हुआ डॉक्टर चंद्रशेखर जी के बयान से, और उसके बाद जो हम सारी राजनीति बात कर रहे हैं, तो उसमें आरजेडी और जेडीयू के भी व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं, और बीजेपी हमलावर है। तो ये जो पॉलिटिकली जो सिचुएशन बन रही है, ये क्यों बन रही है? जब से जातीय जनगणना
कराई जाने लगी है। बीजेपी को राजनीतिक रूप से उनके होश उड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनको एक मुद्दा अगर मिल रहा है धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का रामचरितमानस पर टिप्पणी के रूप में, तो वो उसको भुनाने में लगी है। और यही कारण है कि ये पॉलिटिकल गेन जेडीयू या आरजेडी होल सोल बीजेपी को देना नहीं चाहती, तो इस वाक्य डॉक्टर चंद्रशेखर के समर्थन में भी खड़ी नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बात कही है रामचरितमानस को लेकर, तो ऐसा नहीं कि रामचरितमानस की कभी आलोचना नहीं हुई या ये व्यू पॉइंट कोई नया है। खुद तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से जो दो महत्वपूर्ण प्रसंग छोड़ दिए, वो था शंभुक वध, उन्होंने तुलसीदास जी के रामायण में आपको नहीं मिलेगा। सीता जी का वनगमन नहीं मिलेगा। तो जब तुलसीदास जी खुद वाल्मीकि रामायण की समीक्षा कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी की रामायण की भी समीक्षा अगर होती है नहीं, तो सुबोध उनियाल जी ने एक बात कही, प्रेम कुमार जी, सुबोध उनियाल जी ने एक बात कही कि रामचरित रहे थे, लेकिन यही साथ होकर भी साथ ना रहे, कुछ ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है। सुनिए, नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी के भी साथ रहे, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ सरकार रहती है, जिनके साथ रहते हैं वो चुनाव जीत कर आता है। ये नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही है। तो आज वो अगर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बीजेपी को पता है परिणाम क्या आने वाला है। तो यही है राजनीति में बेचैनी की वजह। अच्छा, ठीक है। सुधाकर सिंह जी, जेडीयू के एक एमएलए हैं, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो चंद्रशेखर जी हैं शिक्षा मंत्री, उनको इस्लाम अपना लेना चाहिए, या तो तुरंत माफी मांग लें या फिर उनको इस्लाम अपना लेना चाहिए। तो ये किस तरह की राजनीति, क्या इसमें तुष्टीकरण भी जुड़ चुका है? मेरी साफ मान्यता है कि भारतीय राजनीति में धर्म का आधार पे विमर्श नहीं किया जा सकता। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह भारत के संविधान के मूल प्रस्तावना में जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा। कोई भी राजनीतिक मुद्दा धर्म के इर्द गिर्द नहीं होगा। और खास तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ताकत देता है कि आप धर्म के आधार पे और जातियों के आधार पे वोट नहीं मांगेंगे और कोई बहस नहीं चलाएंगे राजनीतिक दल के तौर। नहीं तो फिर हमारे नेता समझते क्यों नहीं है इसे? आजित कर रहे हैं लोगों को, धर्म के आधार पे बहस चला रहे हैं। वो पार्टियां गुनाहगार हैं, उनको मैं गुनाहगार की श्रेणी में मानता हूं। यहाँ सवाल बेरोजगारी का है, देश में अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का सवाल है। यहाँ सुधाकर जी, एक बात बताइए, जेडीयू आपके साथ में है और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है ना, इस्लाम अपना लिया जाए, इस्लाम अपना लिया, अगर माफी नहीं मांग रहे हैं, ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है राजनीति? ये कौन कर रहा है? आपके सहयोगी कर रहे हैं ना। एक बात को समझना है कि जदयू के अधिकृत प्रवक्ताओं के जरिए इस तरह का बयान नहीं आया है। किसी व्यक्ति ने, मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो उसके व्यक्तिगत ओपिनियन है, और व्यक्तिगत ओपिनियन राष्ट्र के ऊपर नहीं होता और राज्य की राजनीति के ऊपर नहीं होता और ना प्रभावित करता है। पार्टी के सभी स्टैंड साफ हैं। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी का बहुत भारी समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार सेकुलर हैं और सेकुलर पॉलिटिक्स में अब देखिए, मन तो आपका खुद का नहीं जुड़ा है नीतीश कुमार जी से, आपका खुद का नहीं जुड़ा है और बोलते हैं हम साथ साथ है। अब ये कैसी मुट्ठी जुड़ी है जो कभी भी टूट जाती है, कभी भी खुल जाती है? कुछ मैंने कहा, राजनीति का अंतिम अस्त्र धर्म नहीं है। जिन आधार पे आप कह रहे हैं मत भिन्नता का, वो अंतिम नहीं, लेकिन नेता उससे पहले अपना सकते हैं, पहले इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। संजीव उनियाल जी कुछ पूछना चाह रहे थे? एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी इन्होंने वैसे भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर धर्म की कोई वैल्यू नहीं है तो यते धर्मा ततो जया, ये श्लोक की दो वाणी, यते धर्मा ततो जया, ये सुप्रीम कोर्ट, लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड पे क्यों लिखा गया? इसका जवाब दीजिए मुझे। धर्म से क्या तात्पर्य है? आप कभी भी धर्म को इस बात से ना जोड़ें। और रामचरितमानस का एक दोहा मुझे लगता है बिल्कुल सरोकार होता है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि क्यों होता है। आप निर्मल जनमन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, द्वेषपूर्ण नहीं है, जो बार बार पलटियां नहीं मारता, जो धोखा नहीं देता, जो साबोटेज नहीं करता, जो मक्कारी नहीं करता, वही व्यक्ति श्री राम को सुधाकर सिंह जी, ऐसा व्यक्ति मुझे भी पसंद नहीं जो कपटी है, लगातार धोखे देता है, मुकाबला नहीं करता। नौटियाल जी को हमको ये नहीं समझ में आया कि वो राजनीतिक है कि वह किसी पार्टी के प्रवक्ता है। मुझे नहीं, आप पर्सनल अटैक ना करें, विषय पर रहे। विषय की ही बात कर रहा हूं ना, कि कहा
है कि हमारे देश की चुनावी प्रणाली में धर्म का इस्तेमाल होगा? कहाँ लिखा हुआ है? मुझे लगता है कि आप विषय से भटकाना चाहते हैं करोड़ों लोगों को, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस कार्यक्रम को, राष्ट्रवाद को देखते हैं। आप उनको ये सीधा सीधा बताइए ना, आप इधर साहित्यिक बातें मत करिए। ये बताइए कि क्या रामचरितमानस की चौपाई के, रामचरितमानस का अपमान करने के बाद जेडीयू और आरजेडी एक ही प्लेटफॉर्म पर है इस मुद्दे पर, चंद्रशेखर के बयान के साथ है? हाँ या ना का जवाब दीजिए करोड़ों लोगों को। आप जनता के तरफ से हम बात देखो, भारत संविधान के दायरे में मैं जवाब दूंगा, भारत का कानून के दायरे में मैं जवाब दूंगा। धर्म व्यक्तिगत मामला है, इस सार्वजनिक बहस का विषय कभी नहीं रहा। इसलिए इस सार्वजनिक बहस में अगर आप सब लोग शामिल हैं, आप करिए, लेकिन जब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की व्याख्या मैंने कहा कि इस देश में किसानों से ही राष्ट्र बना हुआ है। जब देश था, लोग भूखे मर रहे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री को नारा देना पड़ा, जय जवान जय किसान का नारा। सुधाकर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप विधायक हैं, आप आरजेडी के विधायक हैं, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पेपर देकर निकलता है तो उसका इवेल्युएट कैसे करते हैं? उसको एग्जाम दिया जाता है, वो मार्क्स लाता है। अगर कोई बहुत अच्छा वकील माना जाता है, वो अपना केस जीतता है। परंतु आप विधायक हैं खुद, अगर आप अच्छे विधायक हैं क्षेत्र के, तो आप जीतेंगे तो आपको जीता माना जाएगा। तो इस बात का जवाब दीजिए, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी फार्मर्स की बात करते हैं, उसके बाद 8 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीती। क्यों, क्या पैमाना हो सकता है एक पार्टी के सक्सेसफुल होने का और उन 3 कानूनों का कि वो कितने सक्सेसफुल थे? यही मापदंड है। 14 का चुनाव, माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख लोगों को वापस करेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, अभी जब बात यहां पर की गई थी, जब उनियाल जी ने एक सवाल पूछा कि क्या रामचरितमानस के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बावजूद क्या आप एक प्लेटफॉर्म पर हैं? जब यह सवाल पूछा गया तब मेरी नजर गई थी, यहां पर जेडीयू की तरफ से हाथ उठाया गया था, परिमल कुमार जी की तरफ से कुछ कहना चाह रहे थे। परिमल जी, अपनी बात रखें। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो कॉन्सेप्ट आचरण नहीं करे जिससे जनभावनाओं को ठेस पहुंचे। अब खुलकर बोल रहे हैं परिमल जी, देखिए। निश्चित रूप से ये गलत है, निश्चित रूप से। और ये देखिए, खुलकर कहा जा रहा है और इस बात को लेकर सैल्यूट है कि जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हाँ परिमल जी, जेडीयू ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। जनता दल यूनाइटेड की नीति रही है कि वो धर्मनिरपेक्षता को अपना मूलभूत सिद्धांत मानती है। बहुत स्पष्ट आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। रामानुज प्रसाद जी, हमारा एजेंडा, हमारे नेता का एजेंडा विकास होता है। ठीक है रामानुज प्रसाद जी, खुलकर यहाँ पर किया गया गलत था, डंके की चोट पे कह रहे हैं गलत था, आप बताइए। जनता दल यूनाइटेड नहीं है, आप स्वीकारेंगे, बोलेंगे? पूर्ण भारत के विकास के लिए है। ठीक है रामानुज जी। देखो भाई, मैं तो ये है कि आप लोगों ने बुलाया ही था किसी और विषय पे, आप बात किसी और विषय पे करने लगे। मुझे ये बताइए तो क्यों? अच्छा, सब लोग देख रहे हैं, विषय क्यों अलग है? मैं कह रहा हूँ, आपसे क्या विषय कहा गया था कि 2024 में सब लोग एकजुट होकर क्या सामना कर पाएंगे? कहा गया था कि 2024 के चुनाव पर परिचर्चा। बिल्कुल, ये 2024 से जुड़ी हुई है। अगर अभी आपके मन नहीं मिल रहे हैं, 2024 में कैसे सामना करेंगे बताइए? सुनो ना, अरे आप मेरी बात सुनो ना, आप जो एजेंडा तय करोगे उसी पर मैं चलूंगा। अरे तो मैं उसी पर तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप जो नैरेटिव करते हो, आप जो मीडिया के लोग कर रहे हो, आप देश की जो नैरेटिव है, देखिए जेडीयू खुल के बोल रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हैं। क्या आपने मान लिया है कि गलती हो गई है? ले लो। क्या आप लोगों ने मान लिया है कि गलती हो गई है आरजेडी से? अरे मेरी बात सुनो, आप जो नैरेटिव तय करोगे आप उसी पे हम रहेंगे क्या? आपके दिए हुए एजेंडा पर काम करेंगे क्या? जेडीयू, देखिए जेडीयू जब खुलकर बोल रही है तो आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? कोर्स है, जेडीयू का अपना कोर्स है। जेडीयू या हमारे जितने, अरे अभी तो कह रहे थे हम साथ हैं, कहते हैं हमारा एक बार मैं कह देता हूं, अभी तो कह रहे थे हम साथ हैं। अपने विचार अपने कोर्स हो सकते हैं उनके। हमारा कोर्स एक ही है कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये वो यहाँ पर सभी देशवासियों के सामने खुलकर कह रहे हैं कि आरजेडी ने गलत किया है, हम इसका साथ नहीं देते। जो देश का प्रेसिडेंशियल है उसके लिए, बाकी आप ये समझ लो कि आप जो एजेंडा तय करोगे उसको पर नहीं चलेंगे,
अरे हम थोड़ी ना कर रहे हैं, आप ही के साथी अगर खुलकर विरोध कर रहे हैं आपका, तो आप कम से कम अपने आप को डिफेंड तो कीजिए। बोलिए तो गलती हो गई, आप बोलिए तो गलती हो गई। जेडीयू बोल रही है, क्यों बोलूं? आप क्यों नहीं बोल पाते? आपको डर है क्या? गए खोलकर बोल नहीं पा रहे और कहां से कहां घूम गए। चलिए वो एक साथ जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप एक साथ हो ही नहीं पा रहे। देश बेच रहे हो, देश बेचने पर चर्चा नहीं कराती, खजाना लुटवा दिया इस पर चर्चा नहीं कराती। आप लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता को साथ में दिखा रहे हैं, ये कम है। हमसे हमारा प्रेम कुमार जी, आप एजेंडा एक बात बताइए। नहीं, एजेंडा आपका क्लियर हो गया, जरा सुनिए। एजेंडा क्लियर हो गया और वो मैं जरा स्पष्ट पूछ लेता हूं। प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, जेडीयू आरजेडी ये दोनों हाथ, जेडीयू आरजेडी दोनों एक साथ, ठीक है? जेडीयू बोल रहा है आरजेडी गलत है, आरजेडी यहां पर कुछ बोल नहीं पा रही है, ये क्यों? ये एकजुटता आपको अभी नजर आ रही है और क्या ये जारी रहेगी? सच बोलिएगा, दिल पे हाथ रखिए। देखिए अभी क्या हालात? मैं फिर से दोहराता हूं कि बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, आरजेडी और जेडीयू साथ है, पॉलिटिकल। लेकिन कैसे साथ हैं? 154 दिन में ये हाल हो गया है कि खुलकर एक विरोध कर रहा है, दूसरा बोल रहा है हम बोलेंगे नहीं। देखिए, जब जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था, तब भी नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ जाकर के कई बार वोट भी किए, तरह तरह के चुनावों में फैसले। अच्छा प्रेम कुमार जी, अभी सुधाकर जी जुड़े थे अभी हमारे साथ में, आरजेडी के एमएलए, वो खुलकर बोल रहे थे कि मैं नीतीश कुमार का कभी समर्थक नहीं रहा। मतलब आप देखिए कि खुलकर टीवी के मंच पर, डिबेट पर लोगों के सामने खुलकर इस बात को स्वीकारा जा रहा है कि मन नहीं जुड़ा। हिमांशु जी, अगर वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के विधायक हैं, हम दूसरी पार्टी के खुलकर समर्थक नहीं रहे, तो ये तो सच है ना। अब भाजपा का एमएलए और एक तरफ बोल रहा है कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे। प्रेम रंजन पटेल जी, गठबंधन सरकार मुद्दों पर बनती है। प्रेम रंजन पटेल जी, ये बताइए 2024 से पहले विपक्ष में हो गया घमासान, क्या कोई आयोग के प्रतिवेदन आया है 2022 के, उसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान बेरोजगारी पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी। जहां तक विश्व स्तर पर नरेंद्र मोदी के परिमल जी देखिए कितने अच्छे से आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं क्या चाहता हूं परिमल जी, आप लोग इस मुद्दे पर आइए, ये मुद्दा जनता तक ले जाइए। सत्ता में आया है परिमल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आंकड़े आपके पास है, आप ये मुद्दा लेकर जाइए ना जनता के बीच, लेकिन जनता के बीच आप ये लेकर पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? एकजुटता नजर ही नहीं आती आप लोगों के बीच में। दो दल जुड़ नहीं रहे, 24 की बात कर रहे हैं, 24 दलों को साथ में ले जाएंगे। हमारा तो नेशनल एजेंडा है, कुछ के दुख के बोल लोग यदि लगता है कि ये पूरी बहस जो बेमाना हो जाएगी। नेताओं की आपस की खींचातानी से, नेताओं की आपस की साबोटेज करने से, और निर्मल जन जो मैंने बताया था कि जब आप कपटी हो जाते हैं, छली हो जाते हैं, तो जनता जो है वो अपने को ठगा महसूस करती है कि हमने इस व्यक्ति को मैंडेट दिया था, हमने इस व्यक्ति को, इस पार्टी के साथ मैंडेट दिया था कि 5 साल हमारी सेवा करेगा, 5 साल विकास करेगा और 5 साल इनके साथ हाथ में हाथ डाल के चलेगा। परंतु जब वो सैबोटेज करते हैं अपनी गद्दी के लिए, अपने सिंहासन के लिए, तो जनता ठगी महसूस करके अगली बार किनारा कर देती है। ये सोचने का विषय अपने आप में, ये सोचने का विषय। अभी आपने देखा है कहते नहीं कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, अरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आप बात करते हो। नहीं, लेकिन संजीव जी, प्रेम कुमार जी कह रहे थे, प्रेम कुमार जी ने यहां पर यह कहा था कि बीजेपी यहां पर घबरा गई है। बीजेपी क्यों घबरा रही है, मेरे को यह बताइए जरा, क्योंकि ये दो लोग आपस में अगर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींच रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या अहम किरदार? हाँ, मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो रामचरितमानस या कुरान के बारे में ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बोलता प्रेम जी, वो तो बात तो या आरजेडी की और जेडी की हो रही है। ये तो सिर्फ कह रहे कि आपने ऐसा क्यों बोला, वो तो अपनी चीज को जस्टिफाई करते हैं, हिंदुओं का संगठन करने का, हिंदुओं की पार्टी कहते हैं। परिमल जी एक मिनट रुकिएगा, परिमल जी एक मिनट रुकिएगा प्लीज, आता हूं मैं, थोड़ा सा रुकिएगा। जेडीयू और आरजेडी ने मौका दिया। प्रेम, मैं बोलता हूं, रामचरितमानस जो है मध्य काल में तुलसीदास जी ने लिखा, और असली जो रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी। तो मध्य काल का जो रामचरितमानस है वो वाल्मीकि रामायण की जगह नहीं ले सकता। तुलसीदास जी ने, मैंने पहले भी कहा कि शंभुक वध को जगह नहीं दी, क्योंकि वो मानते थे, तुलसीदास जो थे प्रगतिशील सोच के थे, लेकिन साथ साथ वो जो उन्होंने लिखा वो ब्राह्मणवादी भी रहे, वो मनुस्मृति को मानने वाले भी रहे। तो आज का समाज, आने वाले समय में समाज इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल बीमारी
संघर्ष में लाने की जो कोशिश बीजेपी करती है कि ये जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें इसको धर्म के आधार पर हम ये बीजेपी ने कोशिश करी है। विरोधी कौन है? एक मिनट, बीजेपी ने हिंदू विरोधी कौन है? इसका जवाब ये है कि जब नहीं, ये मेरा वही है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, उनियाली, ये बीजेपी ने कोशिश करी है क्या, ये बताइए। एक मिनट, और किसने किया? जेडी ने किया, सिर्फ जनता दल के माध्यम से और जेडी के माध्यम से विषय। पटेल साहब एक मिनट रुकिए। अगर कोई पॉलिटिकल पटेल जी एक मिनट रुकिए, आवाज कम करिए उनकी। वो भी शिक्षा मंत्री कुछ बोलता है तो पॉलिटिकल बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि पॉलिटिकल स्फीयर में आ गई है, इसलिए। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक पार्टी को दोषारोपण किया जाता है कि हिंदुओं को हाईलाइट करती है, तो हिंदू रक्षा करने के लिए वो आगे आ रही। उसने क्या बोला? प्लेटफॉर्म तो आपने दिया, प्लेटफॉर्म तो जेडी ने दिया, जेडी ने दिया ना, तो छुआछूत को बढ़ावा देता है, जो वर्णवाद को बढ़ावा देता है, वर्ण व्यवस्था का जो समर्थक है, मेरे को एक बात, हिंदू धर्म प्रेम कुमार जी, अम्बेडकर जी ने कभी भी ना मुस्लिम धर्म अपनाया। अच्छा, प्रेम कुमार जी, ये बताइए, आपने कहा कि बीजेपी इस्तीफा मांगी, लेकिन यहाँ तो जेडीयू की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं ना, बीजेपी क्या कह रही है? कुछ जेडीयू की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं निश्चित रूप से ये इनके गठबंधन का मसला है और ये चिंताजनक भी है कि अगर गठबंधन में बोलिए गलत है, सही गलत तो मैं कह ही रहा हूं, यही विषय। ये गठबंधन में दोनों पार्टियां एक सुर में बोलनी चाहिए, कोई समस्या आती है तो उसका राजनीतिक जवाब देना चाहिए, अलग अलग बयान मत कीजिए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कीजिए और मुद्दे पर आइए। वोटर्स को ठगा महसूस होते हैं इस बात पे, प्रेम जी, यही मैं कह रहा हूं। वोटर्स ठगा महसूस करते हैं अपने आप को जब दोनों पार्टियां जिनके साथ गठबंधन किया हुआ है आपने, जब वो एक साथ आके लड़ाई करने लगती हैं और एक धर्म विशेष को अटैक करती हैं। अच्छा, अब आपने बोल दिया कि हाँ यहां पर गलती है, दोनों को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, यानी मतभेद है, मनभेद है। मतभेद क्यों नहीं होता? किस सरकार में मतभेद नहीं रहे? अब जब दो को लेके नहीं चल पा रहे हैं तो बाकियों को लेके चल लेंगे। केंद्र सरकार में देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं गठबंधन में तरार, 24 दल कैसे साथ आएंगे? तो मुझे यह बताइए, जब दो नहीं संभल रहे 24 कैसे संभालेंगे? 24 दल साथ आए बगैर भी जब गठबंधन बनता है, जनता किसी सरकार को हटाती या बनाती है। बोला हुआ बयान कोई उचित नहीं है, सही नहीं है। पटेल जी बोलिए। कोई पार्टी फोरम पर बात नहीं हुई है तो पार्टी के अंदर में मतैक है, गठबंधन की बातें तो छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। परिमल कुमार जी, एक बहुत अच्छा सुझाव प्रेम कुमार जी ने दिया, उनियाल जी ने दिया, और सबसे मुख्य बात प्रेम कुमार जी ने कही, क्या ये जो भी चर्चा इस वक्त हो रही है उसको खत्म करने के लिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप दोनों? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते और हमारा एजेंडा तो स्पष्ट है। ये आप तीसरी बार बोल चुके हैं और ये बात आपकी अच्छी है, लेकिन खुलकर बोलेंगे, बोला जाए ना। कभी भी जनता दल यूनाइटेड किसी भी दल के साथ गठबंधन करे, लेकिन उनकी मूल भावना, बेसिक फिलॉसफी। परिमल जी, अच्छी बात है, आप बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए जो सुझाव दिया गया ये आला कमान तक बताएंगे कि साथ में आइए, और साथ में बोलते हैं गलत था। नेवर कंप्रोमाइज। हम लोग कभी सत्ता सुख के लिए धर्म और जाति, बताइए, अभी भी खुलकर बोल रहे हैं रामानुज जी खुलकर बोल रहे हैं, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बात जब धर्म की है। साझा प्रेस, देखिए, बोलिए आप। 100 खा के बिल्ली हज को चली। परिमल जी एक मिनट, अरे 16 बार पलटी मारने वाली सरकार कहती है कि हम सत्ता के लिए नहीं, जब सत्ता के साथ हमेशा जुड़े रहने वाले लोग कहते हैं हम सत्ता के लिए नहीं है, अब सत्ता के लिए ही है। रामानुज जी एक मिनट, रामानुज जी, जेडीयू आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब देंगे, आएंगे सामने। रामानुज जी, परिमल जी की आवाज एक मिनट। जवाब नहीं, जेडीयू नहीं, सवाल आप कर रहे हो भाई। अरे अभी तो बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे धर्म के मामले पे। नहीं, मेरी बात एंकर आप सुनिए ना भाई, एंकर मिस्टर एंकर आप सुनिए। हाँ, जेडीयू अपनी बात कर रही है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो आप मुझसे जवाब लीजिए। अरे तो आपकी जेडीयू आपसे सवाल कर रही है तो मैं बोल रहा हूं, अब आप बोल रहे हैं कि अच्छा सवाल जेडीयू, अरे जेडीयू कह रही है कि धर्म के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, ये गलत था। अपना कोर्स, अरे सुनो ना आप भाई, एंकर साहब सुनो ना बाबू, आपसे ज्यादा अनुभव है मेरा।
आपसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, पता करना। ये अच्छी बात है। देखिए तजुर्बा है आपका, लेकिन फिर भी आज खुलकर आप बोल नहीं पा रहे कुछ। मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना। आपके जितने हुए है उस इतने दिन का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है आपको, लेकिन उसके बावजूद देखिए परिमल जी खुलकर बोल रहे हैं आपने गलत किया, और आपकी ना जाने कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो आप खुलकर बोल भी नहीं पा रहे। आप बोल भी नहीं पा रहे, इतनी कौन सी आपकी मजबूरी है, और यही मजबूरी भारी पड़ जाएगी, यही मजबूरी भारी पड़ जाएगी। रामानुज जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर